मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक बेहद आसान मैक्सिमम नंबर का जो चैप्टर है वो ये है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। 101% इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 100% 4 नंबर का, और उसका जो क्रमांक होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, 28, 29 और 30। इनमें से किसी भी स्थान पर इसका नंबर होगा। ठीक है ना, बेहद आसान है। अब इसमें इसको पढ़ने से पहले अपन थोड़ा बात करेंगे। जो आपको ज्यादा डाउट में रखता है वो है एरिया वेक्टर। ठीक है ना, एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश। जरा ये ध्यान रखें आप लोग। वैसे आप इसका वर्ड मीनिंग देखो, अगर आप इसको वर्ड मीनिंग से समझते हो ना तो समझ में तो आ रहा है कि ये सदिश क्वांटिटी है, लेकिन आप अक्सर जर्नली किसी से बात करोगे ना तो वो यही बोलेगा क्षेत्रफल अदिश राशि है। नहीं, ये हमेशा ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसको कैसे समझा जाए जरा देखें आप। देखो, आपने 11th क्लास में वेक्टर वाले चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ाया था कि हमेशा जब क्षेत्रफल या एरिया जब भी अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये लिखते हैं ना, L क्रॉस B वेक्टर। ध्यान से समझना, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब देखो ये कौन सा प्रोडक्ट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, कौन सा प्रोडक्ट है ये? क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमेशा सदिश राशि होती है। और तो हमको ये क्या मिलेगा? देखो, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इंटू नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो मुझे एरिया वेक्टर मिलेगा। ये ध्यान रखना। तो मैंने इसमें ये प्रूव कर दिया कि एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन कहां होगी। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्शन ऑलवेज कैसे होगी? प्लेन, इसका जो डायरेक्शन हमेशा निकलती है नॉर्मली टू द सरफेस, नॉर्मली टू द सरफेस होती है। मतलब जो सरफेस है उसके हमेशा लंबवत होगी। हमेशा कैसे होगी? लंबवत होगी सरफेस से। वो कैसे निकालते हैं जरा आप देखें। इसके मैं कुछ एग्जांपल निकाल रहा हूं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप डायरेक्शन निकालने जाएं तो डायरेक्शन भी ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करेगी कि ऑब्जर्वर आपका किधर है। ठीक है ना। इस बात को भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो देखो, इसका मैं एग्जांपल कराता हूं आपको एरिया वेक्टर को समझने के। जरा ध्यान रखें इधर, ये एक कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, और ये इसका ओरिजिन है, राइट। और यहां पर मैंने एक सर्किल को प्लेस कर दिया सरफेस सर्किल को। इसकी रेडियस r है। ठीक है ना। इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल r। और इसको मैंने प्लेस कर रखा है कौन से तल में है? ये एक्स जेड तल में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है। जब भी आप क्लोज पथ की, एक क्लोज होता है, एक ओपन होता है। अब सुनो, यहां पर जब भी हम इस सरफेस की बात करें, खुले सरफेस की, ओपन सरफेस की बात करें, तो हम 2D में बात करेंगे। ओपन सरफेस की बात करें अपन तो हमेशा 2D में बात करेंगे अपन। 2D में होता है ओपन सरफेस। और क्लोज सरफेस की बात करते हैं अपन, किसकी? क्लोज सरफेस की बात करता हूं तो वो हमेशा किसमें होगा?
3D में होगा, बंद सरफेस, राइट। जरा आप देखें, इसको मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूं। ये मेरे पास एक सिक्का है, इस सिक्के को देखो आप, कैसा है ये? ओपन सरफेस है। किसमें कंसीडर करूंगा इसको, बोलो आप? 2D में सरफेस कंसीडर करूंगा मैं, 2D में। अब मैं क्लोज सरफेस की बात करता हूं, तो देखो ये क्लोज सरफेस है, ठीक है ना, ये लेंथ है इसकी, ये एरिया, ये सिलेंडर है, बेलनाकार पात्र है ये, बेलनाकार, राइट, समझ में आ रहा है ना? तो इसकी मैं किसमें स्टडी करूंगा? 3D में। किसमें? 3D में। और तो ये प्रूफ हो गया, क्लोज सरफेस 3D में बात करते हैं, ओपन सरफेस की मैं 2D में बात करूंगा, राइट। तो जरा आप देखें, अब मैं इसका एरिया कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो A इक्वल टू क्या होगा? रेडियस R दे रखी है, पाई R स्क्वायर, राइट, पाई R स्क्वायर लेते हैं। अब मैंने बोला कि एरिया वेक्टर तो कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको जरा कैसे लिखूंगा? A वेक्टर इक्वल टू पाई R स्क्वायर और n, ठीक है ना? तो कैसे होगी इसकी डायरेक्शन? हमेशा हमेशा कैसी होती है? पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, पृष्ठ के तल के लंबवत। अब ये जो सरफेस रखा है वो कौन से तल में रखा हुआ है? ये एक्स जेड तल में रखा हुआ है, एक्स जेड तल में, देख लो आप, राइट। तो इसकी डायरेक्शन कौन से तल में होगी? ऊपर होगी, इसकी बाई तल में, नॉर्मली टू द सरफेस, ठीक है ना। हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होती है, हमेशा कैसे होती है? पृष्ठ के तल के लंबवत। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर देखो मैं इसकी बात करूं एक्स वाई जेड, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट में दे रखा हो, इनके एकांक सदिश यूनिट वेक्टर दे रखे हो, आई कैप, वाई पर कौन सा होता है? जे कैप, और यहां पर कौन सा होगा? के कैप। तो मैं क्या लिखूंगा, जरा देखें यहां, ए वेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्या आएगा? जे कैप, जे कैप आएगा, राइट। जरा देखें, ये मैंने किधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको? ऊपर से, इस इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको। अगर मैं इसको नीचे से ऑब्जर्व करता, ऑब्जर्वर मेरा नीचे होता, राइट, किधर होता? नीचे होता, नीचे होता, तो मैं क्या करता? माइनस जे कैप आ जाती। यदि ऑब्जर्वर मेरा, यदि इसे नीचे से कैलकुलेट करा जाए, नीचे से देखा जाए, नीचे से देखा जाए, तो क्या होगा? ए वेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस जे कैप। तो ध्यान रखना, एरिया वेक्टर किधर से किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसका किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर के ऊपर, राइट। अभी हम और भी बात करते हैं, जरा दूसरा एग्जांपल देखें आप। ये 3D में x, y और z, और ये ओरिजिन है, और ये स्क्वायर रखा हुआ है, यहां ये स्क्वायर है, ये a और ये a, वर्ग रखा हुआ है ओरिजिन पर। बताओ, आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कौन से तल में रखा हुआ है? बोले जरा। एक्स वाई तल में। कौन से तल में? एक्स वाई तल में रखा है, और एक्स वाई तल में रखा है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? जेड अक्ष पर होगी। आई कैप, जे कैप और के कैप। तो जरा इसका एरिया कैलकुलेट करें। ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में तो क्या होगा? ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर और के कैप, राइट, इस कंडीशन में, ठीक है ना। तो हम यहां पे, ये तो मैंने आपको विजुअलाइज किया था, इस कंडीशन में तो इसकी डायरेक्शन यही होगी, इस कंडीशन में इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है हमेशा, राइट। अच्छा, तो ये सिद्ध कर दिया कि आपका सरफेस कौन से तल में रखा है, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ठीक है ना। ये कैसे थे? हमारे ओपन सरफेस थे दोनों। कैसे सरफेस थे? ओपन सरफेस। अब मैं बात करता हूं क्लोज सरफेस की। कैसे सरफेस की? क्लोज सरफेस की।
जो क्लोज सरफेस है ये एक बेलनाकार पात्र है, ठीक है ना, ये इस प्रकार से रखा हुआ है, राइट। अब मैं इसका एरिया वेक्टर कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। ये तीन सरफेस दे रखे हैं, मान लो थ्री की कल्पना कर लेते हैं, ये S1, ये S2 और ये है सरफेस S3, राइट। ध्यान समझना, एग्जांपल नंबर 3, राइट भैया। तो जरा देखें आप इसको, इधर वाले सरफेस को मैं कैलकुलेट करूं, इधर वाले को, तो इसका ऑब्जर्वर किधर होगा, इधर है ऑब्जर्वर, इधर से तो एरिया वेक्टर किधर आएगा, इसका इधर ही आएगा, एन कैप, राइट। इस वाले को कैलकुलेट करा जाए, इस वाले को, तो किधर आएगा इसका एरिया वेक्टर, ऊपर की ओर आएगा, ठीक है ना। और इस वाले को अपन कैलकुलेट करें तो कैसे आएगा, एन कैप इधर आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के ऊपर, आप किधर से इसको कैलकुलेट कर रहे हो, राइट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब जरा इसको देखें, देखो ये मैंने बताया था आपको, ये सिक्का है, ठीक है ना। इसका एरिया वेक्टर आप कल्पना करो, कैसे करोगे इस सिक्के का, इधर से मैं देख रहा हूं तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, मेरी तरफ होगा, समझ गए क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करने वाला है वो इसके सामने इधर खड़ा है। अगर इस सिक्के को मैं इधर से देखा जाए, ऑब्जर्वर को इधर खड़ा कर दिया जाए, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, सरफेस कैसे होगी, नॉर्मली टू द सरफेस, ठीक है ना। सरफेस के कैसे होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, राइट। इधर से बात करें तो किधर होगी, इधर होगी, ठीक है ना। अब देखो ये एक बेलनाकार पात्र है, ठीक है ना। अब देखो इसकी मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं, ये क्लोज है, क्लोज सरफेस है, 3D में विजुलाइज होगा। अगर मैं इधर से इस वाले पृष्ठ का, ये जो वाला पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ का मैं एरिया कैलकुलेट करूं, एरिया वेक्टर निकालूं, तो किधर होगी इसकी डायरेक्शन बताओ, ऑब्जर्वर इधर होगा। अंदर से तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा नहीं, क्योंकि क्लोज लूप है मेरा, लूप कैसा है, क्लोज, और जब लूप क्लोज होगा तो इसके अंदर तो ऑब्जर्वर जा नहीं सकता, जाएगा कि बताओ, नहीं जाएगा, और अंदर नहीं जाएगा तो इसके एरिया वेक्टर किधर से काउंट होगा, किधर से कैलकुलेट होगा, इधर से, इधर ऑब्जर्वर होगा, यहां पे होगा नहीं होगा बताओ, जब इधर होगा एरिया वेक्टर इधर होगा। इधर की बात करूं तो बताओ कैसे करोगे कैलकुलेट, इधर से, इधर होगा ऑब्जर्वर, तो इधर डायरेक्शन होगी, क्लियर, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ऊपर से अगर ऑब्जर्वर ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है तो बताओ किधर होगी इसकी डायरेक्शन, ऊपर होगी, नीचे से नीचे होगी, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर में हम एरिया वेक्टर का मेन रोल रहेगा, किसका रहेगा, एरिया वेक्टर का, राइट, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में आ गई। अब मैं इसका जो निष्कर्ष निकलता है उसको मैं जर्नली आपको समझा देता हूं बेटा। देखो इस प्रकार से, इसको ध्यान रखना आपको, ये सरफेस रखा हुआ है, तल है ये, ठीक है ना, और ये हमारी दिशा है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। यदि आपका सरफेस एक्स वाई तल में रखा है, कौन से तल में, एक्स वाई तल में, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, जेड अक्ष पर होगी। यूनिट वेक्टर में लिखें तो आप क्या लिखोगे, बोलो, के, सीधी सी बात है, एक्स वाई में रखा है तो जेड में होगी। देखो और बता देता हूं, तीनों म्यूचुअली कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों कैसे हैं बताओ, एक दूसरे के लंबवत हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष हो गया। जब मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करूं, ठीक है ना, तो जेड अक्ष कैसे होगा, इसके लंबवत होगा, होगा नहीं होगा, पक्का। इसकी बात करें, इसके लंबवत होगा, इन दोनों के लंबवत होगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। वाई जेड की बात करें तो एक्स में बोलो आई के, और जेड एक्स की बात करें तो वाई जे, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, एरिया वेक्टर आज आपने क्लियर कर लिया कि एरिया वेक्टर हमेशा
कैसी राशि होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसकी डायरेक्शन नॉर्मली टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के नॉर्मली होती है, लंबवत होती है। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ये नोट करें। हाँ, जरा देखें, अब मेन टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना? बहुत शानदार टॉपिक है, यहां से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है, ठीक है ना? बेहद आसान, ठीक है ना? और फिजिक्स भी आपको पता है 101% आसान ही है, ठीक है ना? कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, देखो बेटा, आप विद्युत फ्लक्स, जरा इसका वर्ड मीन्स देखें, वर्ड मीनिंग देखो इसकी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का जो वर्ड मीनिंग है ना वो फ्लो से होता है, फ्लो, ठीक है ना? फ्लो, फ्लो मीन्स चलना, किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों का चलना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जरा इसके सिंबल को भी देखें आप, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है ना? इससे भी आप अगर समझोगे ना तो भी आपकी समझ में आ रहा है। ये क्या है? एक सरफेस हुआ। अच्छा, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो किसी सरफेस में से होकर गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ठीक है ना, क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स। क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। तो जरा इसको आप समझा जाए डायग्राम के द्वारा, ठीक है ना? इसका जो सिंबल हुआ वो ये हुआ। तो देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए मैं इसको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। यदि आपका विद्युत क्षेत्र एक समान हो, अच्छा, एक समान, ये क्या दे रखी है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है? अब इसमें एक सरफेस ले लिया मैंने, क्या ले लिया? सरफेस। तो सरफेस कैसा है? खुला है, खुला भी हो सकता है, देखो सरफेस ऐसा भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। तो मैंने इसमें सरफेस को जरा शुरू में मैंने तिरछा रख दिया, इसमें तिरछा रखा हुआ है सरफेस। जरा ध्यान से समझना इसको, बहुत शानदार इंटरेस्टेड टॉपिक है। ये देखो, ठीक है ना? ये सरफेस रखा हुआ है, ये सरफेस है। अब जरा इसको देखें आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है मैंने, समान दूरी पर एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कैलकुलेट, देखो ये तिरछा रखा हुआ है, ये इसका तल हो गया, ये पूरा तल है इसका, ये, ठीक है ना? ये क्या है? तल। अभी हमने समझा था कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है हमेशा कैसे होती है? नॉर्मली टू द सरफेस, हमेशा उस सरफेस के लंबवत होती है। तो जरा देखें इसको, ये यहां से देखें, इसको कैलकुलेट किया जाए तो एरिया जो वेक्टर है हमारा, ठीक है ना? शानदार बनना चाहिए जो मैंने बनाया है। ये एरिया वेक्टर है आपका, ए वेक्टर, और ये क्या है मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है? लंबवत होती है हमेशा तल के, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों तरफ से, ठीक है ना? और ये जो बीच का एंगल है ये है, मैंने मान लिया थीटा, ठीक है ना? और ये एरिया वेक्टर है आपका क्षेत्रफल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या होगी? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, इस लंबवत शब्द को मत भूल जाना, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो जरा देखें आप इस डेफिनेशन को, जरा देखो, ये लिख दिया है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, ध्यान रखें, इसको अंडरलाइन कर लें जरा, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की, ठीक है ना?
कि वो इसमें से होकर जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उसके भी कैसे सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत जितनी रेखाएं गुजर रही हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। संख्या को, तो संख्या देखो एक थोड़ा जर्नली देखा जाए, संख्या हमेशा कौन सी राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी तो होती नहीं है। संख्या हमेशा किस में आती है, स्केलर क्वांटिटी में, अदिश राशि में आती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं ये कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। एक बात ठीक है ना। अब देखो इस सरफेस से कितनी रेखाएं गुजरेंगी, ये सरफेस है आपका, इस सरफेस से, जैसे इस सरफेस को मैं कैलकुलेट करूं तो इससे कितनी क्षेत्र रेखाएं ये गुजर रही हैं, कितनी निकल रही हैं, लंबवत, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स। कैसे समझे जरा देखो, मैं डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा बिल्कुल इसको, अभी धैर्य रखें। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इसको गणितीय व्याख्या, गणितीय रूप में कैसे लिखें, मैथमेटिकल रूप में। तो देखो तभी तो कहते हैं 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहां से भी इसको प्रूव कर सकते हो। देखो दो वेक्टर क्वांटिटियों का कौन सा डॉट प्रोडक्ट हमेशा 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 क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो हम गणितीय रूप में क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। या मैं डॉट प्रोडक्ट को हटाऊं तो फाई बराबर क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा, ये आता है, ठीक है ना। जरा यहां देखें, यहां थीटा ई वेक्टर एवं ए वेक्टर की बीच का कोण है, ठीक है ना भैया। इस बात को ध्यान रखना। तो आपको आ जाए विद्युत फ्लक्स, तो ये आपको डेफिनेशन लिख के आनी है। प्रैक्टिकल में आपसे 100% पूछेगा, इसको पूछता है विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, और ये आपने पढ़ लिया तो ये बात मानना, पहली यूनिट आपको समझनी है ढंग से, सेकंड यूनिट से तो ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा अपने आप। अब देखो हम बात करेंगे ना आपसे फोर्थ यूनिट की, थर्ड और फोर्थ यूनिटों की, वहां पर हम मैग्नेट की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे, और यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की। यही सेम डेरिवेशन होगा, यही सेम लैंग्वेज होगी, अंतर सिर्फ इतना सा होगा कि यहां पर मैं विद्युत क्षेत्र बोल रहा हूं और वहां पर इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, चुंबकीय क्षेत्र से। जरा इस वीडियो को मेरे को ध्यान रखना, इस लेक्चर को, ठीक है ना। यही सेम डेरिवेशन पढ़ाऊंगा वहां पे भी, सेम यही डेफिनेशन होगी चुंबकीय फ्लक्स की। जब वहां पर डेरिवेशन समझाऊंगा तो क्या लिखाऊंगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, बस चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ठीक है ना, क्लियर। बस इस यूनिट फर्स्ट को आपको ढंग से पढ़ना है, इसके लिए हमसे कंटिन्यू आपको जुड़े रहना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्लियर। तो देखो बच्चों, अब यहां पर बात आती है, कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या क्या केस यहां पर होते हैं। तो केस फर्स्ट क्या है कि जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। जरा इसे देखें, कैसे समझोगे आप, देखो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। अच्छे जब समांतर हो, क्या हो, विद्युत पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो जरा आप इसको देखें, इससे आप कैलकुलेट करोगे तो आसान रहेगा। इसके समांतर ये ऐसे होगा, क्या ऐसे होगा बताओ, ये आप गौर से ध्यान दो। देखो पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है। अच्छा यहां पर जो मैं, अच्छा अब हम कैलकुलेट कौन से एरिया को कर रहे हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, तो जरा ध्यान रखें।
बहुत शानदार एग्जांपल है आपके लिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, ठीक है ना, जरा ध्यान से देना, ध्यान से समझना इसको मैं देखो बोर्ड पर तो इस प्रकार से बनाऊंगा, इनको समझ में आ रही है ना, इस प्रकार से, ओके। अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे कर दूं तो आपको ऐसे विजुअलाइज होने में बहुत आसानी होगी। इसको ऐसे समझो, ये ई वेक्टर लिख देता हूं, ई वेक्टर हो गया, दिख रहा है ना सभी को, ई वेक्टर, अब तो दिख रहा है ना, क्लियर। अब जरा ये सरफेस है, ठीक है ना, अच्छा इसको मैंने जरा ऐसे रख दिया इसमें, बताओ ये कैसे रखा है। अब देखो लंबवत रखा है ना इस पृष्ठ के, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनसे कैसे रखा है, ये लंबवत है, ये सरफेस देखो। अब जरा देखना इसको ऐसे, ये कैसे रखा है, समांतर। अच्छा समांतर रखा है, जरा देखना, अपन को कैलकुलेट ये एरिया करना है, इस वाले को कैलकुलेट करना है, तो इसकी डायरेक्शन देखें जरा, इधर होगी ना, बाहर की ओर होगी ना। आप ऐसे भी समझो, पानी का जो फ्लो हो रहा है वो इधर से इधर को हो रहा है, जरा ध्यान रखना, किधर से किधर को हो रहा है, बोलो फटाफट, इधर से इधर को। देखो पानी अब ज्यादा गुजरेगा कि अब ज्यादा गुजरेगा, पहली कंडीशन में ज्यादा गुजरेगा कि इस कंडीशन में ज्यादा गुजरेगा, इस कंडीशन में ज्यादा गुजरेगा। अच्छा ये पानी ऐसे बह रहा है, फ्लो हो रहा है पानी का, अब हाथ को समझ लो, अंगुलियों को, ठीक है ना, ये अंगुलियां कहां है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसमें ये ऐसे रखा है, कैसे रखा है बताओ, ये लंबवत रखा है, ठीक है ना। अब बताओ कैसे रखा है, ये समांतर रख दिया। क्या इसमें से पानी गुजरेगा, क्या इसमें से होकर ऐसे रख दिया, ये समांतर रखा है। लेकिन जरा ध्यान रखना, इसका एरिया वेक्टर देखो, इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं, मैं और टिक लगा देता हूं, देखो ये ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है आपको, और देखो आप लोग ग्रीन, इधर से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर की ये पानी ऐसे बह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये देखो समांतर, एरिया वेक्टर कैलकुलेट करें कहां होगा, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, कैसे रखा है सरफेस, समांतर, थीटा, थीटा बोलो 90, 90, 90, ध्यान रखना इस बात को, क्यों, सरफेस समांतर है, और एंगल किस किस के बीच का लिया जाता है, ई वेक्टर, ई अंगुलियां ई, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सरफेस ये रखा हुआ है ऊपर, तो ए ऊपर, ई ऐसे, तो थीटा 90, तो मैं यहां लिख सकता हूं थीटा 90, ठीक, और 90 डिग्री, तो देखो आप कैलकुलेट करें, फाई इक्वल टू ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो फाई इक्वल टू 0, मतलब मिनिमम, ठीक भैया। तो ये कैसे रखा होगा, इसमें ये इस प्रकार से रखा होगा, इसमें जरा देखें आप, इस प्रकार से मैं रख देता हूं इसको, ठीक है ना, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखें आप कहां होगी, ऊपर, ए वेक्टर और ई वेक्टर, और थीटा इक्वल टू 90, राइट भैया। अब सेकंड केस देखें, सेकंड केस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है। अब आप समझ गए होंगे, लंबवत हो तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो जरा देखें आप इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें ये ऐसे रखा होगा, देख लो आप डायग्राम देख लें जरा, इससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये, और इधर ही क्या होगी, एन के, ठीक, और कैसे रखा है, लंबवत रखा है। जरा देखें आप इसको, इसमें देखो आप लंबवत कैसे रखा है, ऐसे, ये लंबवत है, मैक्सिमम पानी गुजरेगा इसमें से,
ठीक है ना, मैक्सिमम पानी गुजरेगा। तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू, तो क्या होगा बेटा, फाई बराबर ए cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 बराबर 1, राइट। तो क्या हो गया बेटा, इसको सॉल्व करते हैं तो फाई बराबर ई, कैसा होगा, मैक्सिमम, और कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव होता है ना विद्युत फ्लक्स, तो ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बात को शो करता है कि निर्गत फ्लक्स होगा। पॉजिटिव हमेशा कैसा होता है, निर्गत फ्लक्स होता है। तो ये निर्गत फ्लक्स को शो करता है, निर्गत फ्लक्स। और निर्गत फ्लक्स की जब भी हम वैल्यू की बात करें तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव, निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव, निर्गत फ्लक्स पॉजिटिव, ठीक, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब बात आती है थर्ड पॉइंट, जरा थर्ड पॉइंट देखें आप लोग। पॉइंट नंबर थर्ड, जब प्रश्न कैसा हो बेटा, विपरीत हो। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ई वेक्टर। अब मैंने जरा इसको इस प्रकार से रख दिया इसमें, आप देखें, ये देखिए, ये हो गया। अब किधर होगा इसका ई वेक्टर, इधर एन कैप इस डायरेक्शन में होगा। तो बताओ थीटा इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो फाई इक्वल टू ई ए cos 180, और cos 180 की वैल्यू -a, तो फाई इक्वल टू होगा -e ए। कैसा, नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा, अर्थात सबसे मिनिमम है ये, मिनिमम। और नेगेटिव होता है ना, उसे क्या कहते हैं, ये निर्गत, ये प्रवेशित फ्लक्स, इसका दूसरा नाम है प्रवेशित फ्लक्स। ये ध्यान रखना, बहुत शानदार बात है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, एरिया वेक्टर को समझ लिया विद एग्जांपल के, और हमने आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया। लेक्चर नंबर 1 था ये, ठीक है ना, कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसको बार बार रिवाइज करना, और आपको इसके लिए पीडीएफ की कोई आवश्यकता नहीं है, डिक्टो आप इसको नोट कर लें फेयर कॉपी में, राइट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं लेक्चर 2 के साथ, ओके।